नमस्कार। आज जो हमारे पास 5 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स है, उनमें कुछ कमाल की चीजें हैं। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने खेती में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो मुझे लगता है सालों तक याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रक्षा और तकनीक की दुनिया से भी ऐसी खबरें हैं जो दिखाती हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। तो चलिए इन सुर्खियों के पीछे की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि कैसे दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, भारत में बना एक नया रॉकेट लॉन्चर और चावल के लहलहाते खेत, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी वैश्विक और राष्ट्रीय कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी हलचल मचा रही है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन जिस आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है वो और भी दिलचस्प है। हाँ, दस्तावेज में डॉन रॉ डॉक्ट्रिन या मोलेरो डॉक्ट्रिन का जिक्र है। एक मिनट, ये डॉन रॉ डॉक्ट्रिन क्या भला है? क्या ये कोई आधिकारिक अमेरिकी नीति है या इसे किसी खास ऑपरेशन के लिए गढ़ा गया है? ये सवाल अच्छा है क्योंकि यहीं पर कहानी की परतें खुलती हैं। देखिए, डॉन रो डॉक्ट्रिन कोई औपचारिक मतलब लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है। यह एक अनौपचारिक सिद्धांत है जिसके तहत अमेरिका अपने पड़ोसी देशों, खासकर लैटिन अमेरिका में अच्छा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर सीधी कार्रवाई कर सकता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी पूरी तरह से इजाजत नहीं देता हो। ओह, तो ये सीधी कार्रवाई है। जी, ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर इनू कार्टेल नाम के एक ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप लगाया था। तो इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके उन्होंने इस एक्शन को, कह सकते हैं, सही ठहराया है। अच्छा, तो ये एक तरह से अमेरिका का कहना है कि हमारे पड़ोस में अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम सीधे एक्शन लेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ ड्रग्स का ही मामला है? क्योंकि दस्तावेज में ये भी लिखा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। बिल्कुल। ये बात तो मामले को और भी पेचीदा बना देती है। और यहीं आकर पूरी कहानी का असली मतलब समझ आता है। इस गिरफ्तारी को सिर्फ ड्रग्स के एंगल से देखना एक अधूरी कहानी होगी। हमें यह भी देखना होगा कि चीन ने पिछले एक दशक में वेनेजुएला में भारी निवेश किया है, खासकर उसके तेल क्षेत्र में। हाँ, ये तो है। अमेरिका के लिए ये अपने बैकयार्ड में चीन का बढ़ता प्रभाव है। तो क्या ये कदम तेल की वैश्विक कीमतों को कंट्रोल करने और उस क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा फिर से कायम करने की एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ ऊर्जा और प्रभाव की भी लड़ाई है। समझ गई। तो दुनिया के एक कोने में तेल को लेकर इतनी बड़ी खींचतान चल रही है, वहीं भारत अपने पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, खासतौर पर इजराइल के साथ मिलकर। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र नाम के एक रॉकेट लॉन्चर के लिए 113 करोड़ रुपए का समझौता किया है। हाँ, और सूर्यास्त नाम पर गौर कीजिए, कितना शक्तिशाली नाम है। लेकिन इस समझौते की सबसे खास बात इसका मेड इन इंडिया होना है। ये देश का पहला लंबी दूरी का लॉन्चर होगा जो भारत में बनेगा। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इसकी मारक क्षमता भी 150 से 300 किलोमीटर बताई गई है, जो जबरदस्त है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या 113 करोड़ रुपए एक रॉकेट लॉन्चर के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, खासकर जब हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे और भी जरूरी मुद्दे हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसे एक खर्च की तरह नहीं, एक निवेश की तरह देखना होगा। पहला, ये तकनीक हमें भविष्य में अरबों रुपए के आयात से बचाएगी। अच्छा। दूसरा और ज्यादा जरूरी, ये एक निवारक यानी डिटरेंट का काम करती है। एक मजबूत रक्षा प्रणाली किसी भी संभावित लड़ाई को होने से रोकती है, और युद्ध को टाल देना किसी भी खर्च से कहीं ज्यादा किफायती होता है। और इजराइल के साथ ये साझेदारी इसलिए अहम है क्योंकि वो रक्षा तकनीक में दुनिया का लीडर है। तो हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम तकनीक और ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प नजरिया है, यानी ये खर्च भविष्य के बड़े खर्चों को बचाने के लिए है। अब एक ऐसी खबर जिसने मेरा ध्यान सच में खींचा है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि चीन चावल उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन लगता है अब पासा पलट गया है। साल 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। ये तो वाकई खेल बदलने वाली खबर है। आंकड़े देखिए, भारत का उत्पादन 152 मिलियन टन रहा, जबकि चीन 146 मिलियन टन पर दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत के हाथ में एक बहुत बड़ा
कूटनीतिक औजार है। कूटनीतिक औजार कैसे? सोचिए, जब दुनिया में कहीं खाद्य संकट होगा तो भारत की चावल डिप्लोमेसी कितनी असरदार हो सकती है। हम सिर्फ चावल नहीं बल्कि अपना प्रभाव भी एक्सपोर्ट करेंगे। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और दस्तावेज में चमत्कारी चावल, IR8 और विटामिन ए वाले गोल्डन राइस का भी जिक्र है। तो इस सफलता के पीछे सिर्फ किसानों की मेहनत ही नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान और इनोवेशन का भी बड़ा हाथ रहा है ना? बिल्कुल। IR8 वो किस्म थी जिसने 60 के दशक में हरित क्रांति को ताकत दी थी। और गोल्डन राइस ऐसे इनोवेशंस दिखाते हैं कि हमारी कृषि सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम कर रही है। ये किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के दिमाग का मिला-जुला कमाल है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहते। बिल्कुल सही। खेतों की इस जबरदस्त पैदावार से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है, जिससे और रफ्तार देने के लिए अब पटरियों पर भी एक नया सपना दौड़ने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होने जा रही है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। मुंबई से अहमदाबाद का 508 किलोमीटर का सफर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कमाल है। ये प्रोजेक्ट जापान की मशहूर शिनकानसेन तकनीक पर आधारित है, जो सुरक्षा और समय की पाबंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। और दस्तावेज कहता है कि सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा का सेक्शन शुरू होगा। ये टुकड़ों में प्रोजेक्ट को पूरा करने की रणनीति क्या सही है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत समझदारी भरा कदम है। एक साथ पूरे 508 किलोमीटर का इंतजार करने के बजाय एक छोटे हिस्से को पहले चालू करने से दो फायदे होते हैं। एक, लोगों को टेक्नोलॉजी का अनुभव जल्दी मिलता है और उसका फायदा भी। और दूसरा ये है कि इस पहले चरण के संचालन से जो भी प्रैक्टिकल दिक्कतें सामने आती हैं, उन्हें बाकी के कॉरिडोर के निर्माण में सुधारा जा सकता है। यह सीखने और लागू करने का एक बेहतरीन मॉडल है। ये तो हुई रफ्तार और विकास की बात, लेकिन क्या विकास के हर पैमाने पर हमारी रफ्तार इतनी ही तेज है? कुछ आंकड़े एक अलग कहानी कहते हैं। चलिए अब जरा ग्लोबल इंडेक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ एक खबर है जिसने मुझे चौंका दिया। फार्माकोविजिलेंस में भारत की रैंकिंग 2014 में 123 थी और अब 8 हो गई है। ये तो कमाल है। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा और सीधा है। फार्माकोविजिलेंस यानी दवा सुरक्षा की निगरानी। इसका मतलब है कि अगर आप कोई दवा खाते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तो अब हमारे पास एक विश्व स्तरीय सिस्टम है जो उस जानकारी को तुरंत रिकॉर्ड करेगा, उसकी जांच करेगा। अच्छा। और अगर जरूरी हुआ तो उस दवा को बाजार से हटा भी सकता है। यह हमें भविष्य में किसी भी बड़ी दवा त्रासदी से बचाता है। यह सीधे तौर पर हर नागरिक की सेहत की गारंटी है। वाह। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने के लिए ये रैंकिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो किस मोर्चे पर तो हमने शानदार काम किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हम 38वां स्थान पर हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 151वें स्थान पर हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें और हंगर इंडेक्स में 102वें। इन सबको एक साथ देखकर दिमाग में एक सवाल आता है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ इतनी तरक्की और दूसरी तरफ ये आंकड़े। और यही आज के भारत की सबसे बड़ी पहेली है। यही वो विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। हम एक ही समय में रॉकेट बना रहे हैं, दुनिया को दवाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे नागरिक उतने ही खुश, आजाद और पेट भर पा रहे हैं? ये तस्वीर दिखाती है कि विकास एक आयामी नहीं होता। इसी मिली-जुली तस्वीर में कुछ और छोटी बड़ी खबरें भी हैं। सजोड मारिजने को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच फिर से बना दिया गया है। जी। और असम 8वें राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि तुर्कमेनिस्तान ने बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। ये एक साहसिक कदम है, क्योंकि ये ज्यादातर देश अभी भी इसे लेकर उलझन में है। सही बात है। इतिहास से रानी वेलु नाचियार, जिन्हें वीरमंगई कहा जाता है, का नाम भी याद किया गया है, जो हमें अपनी बहादुर महिलाओं की विरासत की याद दिलाता है। लेकिन एक खबर ऐसी है जिसे सुनकर थोड़ा दुख होता है, और वो हमारे विकास के मॉडल पर सीधा सवाल उठाती है। 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत हुई और सबसे ज्यादा मौतें हुई मध्य प्रदेश में, जिसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं। एक पल की खामोशी के बाद ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उसी विरोधाभास को और गहरा करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बन रहे हैं, विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ
शायद हम अपने जंगलों और वन्य जीवों के लिए जगह कम करते जा रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ मेड इन इंडिया सूर्यास्त्र लॉन्चर और दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय पशु ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। क्या हमारा विकास का मॉडल कहीं चूक रहा है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की चर्चा में हमने एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी। वेनेजुएला में तेल और सत्ता का खेल, भारत की रक्षा और कृषि में बढ़ती ताकत और बुलेट ट्रेन जैसा भविष्य का सपना। और इन सब के साथ साथ रैंकिंग की वो मिलीजुली तस्वीर और बाघों की मौत की चिंताजनक खबर जो हमें जमीन पर रखती है और विकास की असलियत दिखाती है। इन सभी खबरों को एक साथ रखकर सोचने पर एक सवाल मन में आता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक परिवार है जो एक आलीशान बहुत तेज रफ्तार वाली कार खरीद लेता है, लेकिन घर में बच्चों की पढ़ाई और परिवार वालों की सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अच्छी मिसाल है। भारत की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही दिख रही है। हमारे पास सूर्यास्त्र जैसी मिसाइल और बुलेट ट्रेन की रफ्तार है, लेकिन क्या हमारे नागरिक उतने ही खुश, आजाद और हमारा पर्यावरण उतना ही स्वस्थ है? तो सोचने वाली बात यह है कि विकास को मापने का सही पैमाना क्या होना चाहिए? रॉकेट और ट्रेन की रफ्तार या नागरिकों की खुशहाली और प्रकृति का स्वास्थ्य? इस पे सोचना जरूरी है।